तो भाई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल सीरीज के लिए पीसीबी ने अपने दोनों फॉर्मेट ओडीआई और टी20 की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। टी20 की जो स्क्वाड होगी वो अफ्रीका सीरीज के लिए भी ये रहेगी, और फिर जब हम ट्राई सीरीज खेलेंगे अगेंस्ट श्रीलंका, अफगानिस्तान, नहीं अफगानिस्तान तो भाग्य है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे, तो भी यही स्क्वाड रहेगी। टी20 स्क्वाड के हवाले से जो खबर है ना वो ये है कि बाबर आजम कम कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर 2024 के बाद बाबर आजम दोबारा टी20 फॉर्मेट के अंदर एक्शन में दिखाई देंगे, तो उनका कम हो गया है। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा है हर वीडियो में कि बाबर और रिजवान ने वापस आना है, उनका कमबैक होना है, नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, इतनी मेहनत होती है, पूरा सिस्टम चल रहा है, आउटसाइड नॉइज़ है, पीआर है, कैंपेन है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बगैर कोई टीम सेलेक्ट हो जाए और वो वर्ल्ड कप तक चली जाए। अनलेस कि एशिया कप हम जीत जाते, कुछ हो जाता तो शायद कहीं सीन बन जाता, लेकिन उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी कोई और सीरीज़ हुई है हमारी टी20 की, मैंने हर सीरीज़ के स्क्वाड अनाउंसमेंट में यही बात की है कि दिल नहीं मान रहा है कि इनके बगैर कोई स्क्वाड अनाउंस हो गई है। इतनी कैंपेन होती थी, यंगस्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों चल रहा था? इन्हीं के कमबैक के लिए। तो शुरुआत बाबर से हो गई है, अब अगला नैरेटिव जो बनना है वो रिजवान के लिए बनना है, और वो दिख रहा है, वो इस स्क्वाड सिलेक्शन में भी दिख रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों रिजवान के वापस आने की पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है या वो आएंगे वापस। खैर, स्क्वाड जो है वो हमारे सामने है। सलमान अली आगा को बैक किया एज अ कैप्टन, तो कैप्टन होंगे सलमान अली आगा। अब्दुल समद अच्छा लगा देखकर कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फिनिशर के रोल पे आ सके पूरा। अबरार अहमद, बाबर आजम कमबैक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, वेरी सरप्राइजिंग, नोसीम शाह वापस आ चुके हैं। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब को मजीद बैक कर रहे हैं ये, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान विकेट कीपर और उस्मान तारिक। ये है पाकिस्तान की स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ और ट्राई सीरीज़ के लिए होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा लकी क्रिकेटर की, वो है बाबर आजम। मुझे नहीं याद पड़ता पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसको बोर्ड की तरफ से इतनी बैकिंग मिलती हो, जिसको प्लेयर्स की तरफ से, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से इतनी बैकिंग मिलती हो, सपोर्ट मिलती हो, उसके फैन सपोर्टर्स, कल्ट फॉलोइंग, पीआर कैंपेन, हर चीज़ मौजूद है उसके पास, उसको इतनी बैकिंग मिलती है। लेकिन एक वाहिद बंदा है जो कभी अगर फेल होता है तो वो इंप्रूव करके वापस नहीं आता, वो पीआर कैंपेन के थ्रू वापस आ रहा होता है। किसी भी फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम अपनी फॉर्म में इस वक्त नहीं है, उनके कोई रन नहीं निकल रहे हैं, उन्होंने इतने बड़े करियर में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं, लेकिन एक वाहिद बंदा है जो हर फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है, या तो एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन। सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स पिछले 2021 से जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं वो सारे खेले हैं, कहीं ड्रॉप नहीं हुए, कभी पीछे नहीं हटाया जाता उनको। क्यों? क्योंकि पीआर कैंपेन बहुत सॉलिड है। ओडीआई फॉर्मेट उठा के देख लें, नहीं बन रहे रन्स, फिर भी उनको उनकी जगह कोई और प्लेयर नहीं आएगा। कामरान गुलाम, उसको हमेशा के लिए उन्होंने साइडलाइन करके रख दिया है, वो नहीं खेल पाता। टेस्ट क्रिकेट में इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होगी, कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ होगा, लेकिन वो नहीं खेल पाएगा, बाबर आजम हर मैच खेल रहे होंगे। टी20 स्क्वाड की बात कर लें, टी20 स्क्वाड में ये डिसाइड हुआ था कि अब एक नई अप्रोच होगी, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट नहीं होगी, हमने आगे बढ़ना है तो 10 कदम पीछे ले लिए। एक पूरा सर्कस है हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चल रहा है, कभी कैप्टन चेंज हो रहे होते हैं, कभी हमारे प्लेयर्स में अगर कोई फेल हो गया है तो बजाय इसके कि आगे कोई बेहतर टैलेंट ढूंढने, हम 10 कदम पीछे ले लेते हैं कि जी हम वापस उन्हीं प्लेयर्स पे चले जाते हैं जिनके होते हुए पिछले 6 सालों में हमने कुछ नहीं उखाड़ा, हमने कुछ अचीव नहीं किया। तो कहाँ से इनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड है किसी को नहीं पता। ये एक वाहिद बंदा है जो डोमेस्टिक खेले बगैर, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट किए बगैर हर कहीं कमबैक किए चले जा रहे हैं बगैर कुछ परफॉर्मेंस दिए। भाई या तो जब ये ड्रॉप हुए थे तब डिसीजन गलत था, या आप जब सेलेक्ट हुए तो डिसीजन गलत है। ड्रॉप इसीलिए हुए थे कि परफॉर्मेंस नहीं है। सिमिलरली जब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज थी, ड्रॉप इसलिए हुए थे कि परफॉर्मेंस नहीं थी। वापस क्यों आ गए बगैर परफॉर्म किए, किसी को समझ में नहीं आता। टी20 से ड्रॉप इसीलिए हुए थे कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, परफॉर्मेंसेज नहीं है, उस तरह का क्रिकेट नहीं है। तो ऐसी कौन सी इंटेंट अपने अंदर पैदा कर ली इन्होंने, ये अप्रोच अपनी बदल दी है कि अब वो वापस टीम के अंदर आ गए। समझ से बाहर है। मतलब ये वही बात है ना कि एक स्टेटस को के इर्द गिर्द हमारी टीम घूमनी है और वही होता चला जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। यंगस्टर्स आएंगे, जितनी डेड कंडीशंस थी, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, यूएई, हर जगह यंगस्टर्स ने खेल लिया, फेल हो गए, ट्रोल हो गए, बुली हो गए, मजाक बना दिया उनका। और जैसे ही फ्लैट पिचेस वापस आएंगी अफ्रीका की सीरीज़ में, ट्राई सीरीज़ में, तो बाबर आजम वापस आ जाएंगे और वो शहनशाह बन जाएंगे, वो बादशाह बन जाएंगे। सेकेंडली उस्मान खान इन दोनों सीरीज़ में एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया, अब दोनों सीरीज़ में उस्मान खान खेलेंगे। अगर हारिस के टेक्निक के इशू थे, हारिस की परफॉर्मेंसेज नहीं थी, उसको आपने ड्रॉप किया, ठीक है, जस्टिफाइड। लेकिन अगर उसको रिप्लेस करने के लिए उसी के जैसा कोई और प्लेयर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस सिलेक्शन को कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? उस्मान खान के भी टेक्निक के इशू हैं, उस्मान खान का भी वही मसला है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सर्टेन लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जब आपने सिमिलर बंदे को ही रखना था तो फिर हारिस को ही रख लेते भाई। मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि हारिस आसान टारगेट था, निकालना आसान था, क्योंकि हम सबको पता था कि वो फिट इन नहीं होता पाकिस्तान की टीम में, वो नहीं चल सकता लॉन्ग टर्म। तो हारिस को लेकर आए, हारिस को निकाल के फिर उस्मान खान को लेकर आ गए, जस्ट टू क्रिएट अ नैरेटिव कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिजवान की ज़रूरत है और रिजवान के बगैर हम इनकम्प्लीट हैं। एक हमें ऐसा विकेट कीपर ऑप्शन चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन जो रिजवान है।
तो आप ये नैरेटिव क्रिएट करवा रहे हैं इसी तरह के प्लेयर्स को सेलेक्ट करके जो शायद एक सर्टन लेवल पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या जिनकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप वाकई कुछ अच्छा करना चाहते तो हसीबुल्ला को लेकर आते। हसीबुल्ला को लॉन्ग रन दो भाई, टी20 के अंदर क्यों नहीं दे रहे? हसीबुल्ला की जहां जगह बन सकती थी कि हारिस को हटा के आप एक मौका हसीब को देते अपनी होम कंडीशंस में, होम फ्लैट पिचेस पे, अपने क्राउड के सामने, वो अपना कॉन्फिडेंस लेकर आता वापस, तो वहाँ पे तो सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन ओडीआई स्क्वाड में जहाँ रिजवान अपनी जगह कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़े, वहाँ पे हसीबुल्ला को बैकअप विकेट कीपर रख दिया। यानी कि जहाँ वो खेल सकता था वहाँ नहीं रखा, जहाँ वो नहीं खेल पाएगा वहाँ पे उसको रख लिया। तो ये प्लानिंग नज़र आ रही होती है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है। ये इनको मेक श्योर करना है कि यार हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, हमें रिजवान के पास जाना है, और यही ड्रामेबाजी होगी, इवेंचुअली रिजवान वापस आएगा। उस्मान तारिक ठीक है, हो सकता है अपनी जगह टैलेंटेड हो, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन सुफियान मुकीम को ड्रॉप करने की क्या मंतक है भाई? आपने जब स्पिनर ही रखना था तो सुफियान मुकीम को क्यों ड्रॉप किया और उसको रिजर्व में क्यों डाला? उसने ऐसा क्या बुरा किया है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक दो प्लेयर्स हमारे सिस्टम में, सर्किट में इतने लकी हैं, बाबर आजम जैसे, वो हर वक्त खेलते रहेंगे, लेकिन दूसरे प्लेयर्स का क्या होगा? एक दो मैच, एक सीरीज टीम से बाहर, अब वो रिजर्व में बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है सुफियान मुकीम रिजर्व में? उस्मान तारिक आया है, ठीक है, आप उसको रखना चाहते थे, अबरार को रह देते भाई। सुफियान मुकीम को कितना आपने खिलाया, कितना आपने उसको टेस्ट किया? जैसे ही कोई मौका आता है आप उसको ड्रॉप कर देते हो, फिर अचानक से उसको एक दो मैचेस खिलाते हो, फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो उस्मान तारिक को यहाँ पे लाना और सुफियान को रिजर्व में डालना। अच्छा, रिजर्व से याद आया, फ़खर जमान और हारिस रऊफ़, यानी अभी भी ये दोनों सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। जब तक आकिब जावेद बैठे हुए हैं तब तक लाहौर कलंदर्स के कोटा पे खेलने वाले सारे प्लेयर्स आपको इसी सर्किट में, इसी सिस्टम में घूमते हुए नजर आएंगे। यानी हारिस रऊफ़ ने कोई आके क्रूशल मैचेस कभी नहीं जितवाए, फ़खर जमान ने कहीं भी टी20 करियर में क्लिक नहीं किया राइट टाइम पे। ये दोनों रिजर्व में है, यानी अभी भी सिस्टम पे है। नेक्स्ट यही लोग हैं, कोई अगर इनमें से इंजर्ड होगा, कोई बाहर होगा, तो इन्हीं में से किसी ने आना है। लेट्स से साइम अयूब को उन्होंने बाहर करना होगा, बाहर करेंगे, फ़खर जमान को लेकर आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इतना कुछ बुरा करने के बाद भी ये रिजर्व में है। बाबर आजम टीम में है, लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो मेरिट पे टीम में भी नहीं बैठ पा रहे होंगे, उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही होगी। नसीम शाह, क्या इंप्रूवमेंट आई है? जीरो इंप्रूवमेंट। फिटनेस उनकी आप देख लें, तस्वीरें उनकी आ रही होती हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में थे, नहीं थी कोई फिटनेस, रिदम में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वापस उनको टीम में लेकर आ गए। आकिफ जावेद कहाँ चला गया भाई? उसको न्यूजीलैंड भेजा था मुश्किल टूर पे कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, हम टीम से बाहर कर देंगे। जब उसने परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद वो किसी सीरीज में नहीं खेला। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक बंदे को आपने डेब्यू कराया मुश्किल कंडीशंस पे और उसके बाद आपने उसको पीछे कहीं छोड़ दिया। ना फिर वो कहीं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में था ओडीआई में, ना वो बांग्लादेश के साथ था टी20 में, ना वो एशिया कप में प्लान में था, ना वो अभी के प्लान में। आकिफ जावेद क्यों नहीं है? क्यों नसीम शाह वापस घूम के आ गया, जिसकी फिटनेस के अभी भी हज़ारों मसाइल हैं, जो अभी तक अपने रिदम में नहीं आया है? हारिस रऊफ़ ओडीआई स्क्वाड के अंदर है, ओडीआई स्क्वाड में अगेन वो वल्नरेबल होगा। जो बंदा 4 ओवर के अंदर इतना पथेटिक है, उसके पास इतनी वेरिएशंस नहीं है, इसके पास इतनी स्किल्स नहीं है, स्किलफुल बॉलर नहीं है। 150 मारने वाला कमाल नहीं होता है भाई, 150 को कंट्रोल करना भी कमाल होता है। वो ओडीआई स्क्वाड में मौजूद है हारिस रऊफ़, क्योंकि वो लाहौर कलंदर्स का बंदा है, लेकिन आकिफ जावेद को हटा दिया उन्होंने हमेशा के लिए। मतलब कोई जस्टिफाई कर सकता है इस चीज़ को? कहीं सेंस बनती है ये कि कामरान गुलाम ओडीआई स्क्वाड से कैसे गायब हो गया, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्यों आकिफ जावेद ओडीआई स्क्वाड में नज़र नहीं आ रहा? टी20 के अंदर मोहम्मद अब्बास आफरीदी का नामो निशान नहीं है। एक बंदा है, वाहिद बंदा पूरी टीम में, जिसके बगैर आपकी टी20 टीम पूरी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं अपने 4 ओवर पूरे करने की और अच्छी बैटिंग करने की। वहाँ पे अब्बास आफरीदी को कटा के रख दिया इन्होंने, उसको पूरा साल खिलाया था, एशिया कप आते हुए गायब कर दिया, और अभी भी नहीं सेलेक्ट कर रहे वापस कि अभी भी अपनी गलतियों से सीख लें कि यार हम अपने मेन टी20 प्लेयर को खिला लें। ये इनकी जो प्लानिंग होती है ना प्रॉपर, जिस तरह ये स्टेटस को की इर्द गिर्द टीम बनाते हैं, स्टेटस को के प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, शादाब खान की प्रोटेक्शन इसी तरह से है कि ना तो फैसल अकरम सेट हो और ना ही सुफियान मुकीम सेट हो। अब ओडीआई के अंदर फैसल अकरम वापस आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है देखकर। मैं पहले भी चाहता था कि टी20 के अंदर सुफियान रहे और ओडीआई के अंदर फैसल अकरम रहे, और इन दोनों को बेशक एक दूसरे का बैकअप बना दें दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन दोनों मेन प्लेयर होने चाहिए आपके अपने अपने फॉर्मेट में। लेकिन अब ये फैसल अकरम को एक सीरीज़ में या तो खिलाएंगे नहीं, चांस देंगे नहीं, मुझे तो बहुत कम चांस लगता है कि इसको मौका मिले, और अगर खिला लिया तो इस सीरीज़ के बाद उसको ड्रॉप कर देंगे। तो फैसल अकरम को लेकर आए, सुफियान मुकीम को टी20 के अंदर कुछ मैचेस खिलाए, अब रिजर्व में बिठा दिया, अब उस्मान तारिक को लेकर आ गए। ये मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी दूसरा स्पिनर सेटल ही ना हो उस पोजीशन के अंदर, कहीं पे भी उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो पूरे तरीके से उस कॉन्फिडेंस से वो खेल ना पाए, उसको बाहर करके रखो, उसको कटा के रखो, ताकि अपने शादाब खान की जगह प्रोटेक्टेड रहे। ये 100% की कोशिश होती है, ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये साजिशें नज़र आ रही होती हैं। जिस तरह ये हसीबुल्ला के साथ गेम कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ कंटिन्यू कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ ठीक है उसने अच्छा खेला एशिया कप में, क्या वाकई एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं फ़हीम अशरफ के साथ, और दोनों फॉर्मेट में कर रहे हैं, ओडीआई में भी? क्या ओडीआई में उसने अच्छा खेला था वेस्ट इंडीज़ के साथ या न्यूजीलैंड के साथ या इन फॉर्मेट्स के अंदर? क्यों नहीं वहाँ पे वसीम जूनियर फिक्स हो रहा है ओडीआई के अंदर, टी20 के अंदर अब्बास आफरीदी, और टी20 के अंदर वसीम जूनियर खेल रहा है? तो ये इधर से उधर सिर्फ एक मंजन है कि हमने इस प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया, हमने इन प्लेयर्स को चांस दे दिया, देते किसी को नहीं है। ये
चांस किसी को नहीं देते, सिर्फ आगे पीछे करके टीम से बाहर करके रखते हैं। बहुत मसले हैं स्क्वाड के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये देख करके जिस तरह से ये टीम सेलेक्ट हुई है और जिस तरह कमबैक होते हैं बगैर डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट किए, बगैर डोमेस्टिक खेले, बगैर कहीं पे प्रूफ किए। ये मेक श्योर करते हैं कि बाबर आजम को जब टीम में लेकर आते हैं ना, यंगस्टर्स को बताते हैं कि भैया आपकी जगह नहीं है टीम में, आप कुछ भी कर लो डोमेस्टिक के अंदर, हम आपको नहीं बुलाएंगे। अपनी पीआर पे काम करो, अपने कैंपेन्स पे काम करो, कैंपेन चलवाओगे तो तुम टीम में रहोगे, वरना नहीं रह सकते।